हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पादपों की अकारकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, अध्याय 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अकारकी का क्या मतलब होता है? अकारकी का मतलब है शारीरिक आकार के अध्ययन से। पेड़ पौधों के शारीरिक आकार के अध्ययन को अकारकी कहते हैं। यानी पौधों के बाह्य आकार संरचना, यानी उनकी जड़, तना, पुष्प, फल आदि के विकास का अध्ययन पादप अकारकी कहलाता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहलाता है। इसके बाद पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी। समस्त पादप निवास स्थान, आकार, संरचना और पोषण आदि के आधार पर विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है हर्ब्स, शाखाएं। देखिए, इसके उदाहरण हैं पालक, मिर्च, सरसों आदि। ये मुख्यतः 2 मीटर से कम ऊंचाई वाले छोटे पादप होते हैं। इनके तने मुलायम और लंबे होते हैं। इसके बाद झाड़ियां। देखिए, गुलाब, नींबू, मेहंदी, ये झाड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिसमें शाखाओं के साथ कठोर तने होते हैं और इन्हें बुशिस भी कहा जाता है। इसके बाद पेड़ के कुछ उदाहरण हैं बरगद, आम, पीपल, कटहल। ये सभी पेड़ के कुछ उदाहरण हैं। पेड़ अधिक ऊंचाई वाले बड़े और लंबे घने पेड़ होते हैं। ये मोटे और कठोर तने युक्त होते हैं जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है ट्रेलर्स। ये कमजोर तने वाले पौधे हैं जो मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप में विस्तृत होते हैं, जैसे में ट्रिबुलुस और यूफोर्बिया आदि। इसके बाद विसर्पी पादप, इसके कुछ उदाहरण है कद्दू, घास, तरबूज आदि। देखिए, इनमें कुछ समय के पश्चात जड़ें पाई जाती हैं विसर्पी पादप के अंतर्गत। रसीदार पादप, इस प्रकार के पादपों में आधार रसी नुमा आकार में लिपटा होता है जिनका तना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे में आइपोमिया। इसके बाद आरोही पादप, ये कमजोर पौधे हैं जो अपने आधार के समर्थन से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जैसे में ग्रेप वाइन। इसके बाद है अधिपादप, ऐसे पौधे जो अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारों के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे में वेंडा। देखिए, नेक्स्ट है अनावृत बीजी। वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे कुछ वर्ड जो है क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो अनावृत बीजी का मतलब है ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण होता है लेकिन इनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता है। तो अनावृत बीजी, ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण या कवच नहीं होता है, तो इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। यानी अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है इन मतलब कि बीजपत्री में। इनमें उपस्थित संवहनीय ऊतकों में जाइलम और फोयम पाए जाते हैं। इनमें जननांग शंकु या एस्ट्रोवेली के रूप में समाहित होते हैं और ये शंकु प्रायः एक लिंगी होते हैं, जैसे साइकस, पाइनस आदि। इनमें वायु के द्वारा परागण होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। इसके बाद आवृत बीजी के बारे में अगर बात करें तो इस वर्ग के पौधों में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है। इनके ऊपर आवरण पाए जाते हैं, यानी अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है। ये शाखाएं, झाड़ियां, वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इस समुदाय के पौधे पुष्पीय पादप कहलाते हैं क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित पौधे उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, और इनमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। आवृत बीजी पौधे के 2 प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो फिगर को देखिए, यहां पे आपको जो है क्लियर हो जाएगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो देखिए, एक बीजपत्री के अंतर्गत अगर बात करें तो इनका जो बीज पत्र होता है इस तरह का होता है, और द्विबीजपत्री का जो बीज पत्र है आप देख सकते हैं द्विबीजपत्री होते हैं। पत्ती सिरा को देखिएगा तो जो एक बीजपत्री का पत्ती सिरा है आप देख सकते हैं किस तरह का होता है, और द्विबीजपत्री का जो पत्ती सिरा है वो आप देख सकते हैं। इनका शाखीय जो है मतलब कि शाखीय सिरा विन्यास होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से है। इसके बाद एक बीजपत्री के अंतर्गत अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इनका तना है किस प्रकार का होता है। संवहनीय बंडलों की जटिल व्यवस्था होता है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में संवहनी बंडलों की छल्लों में व्यवस्थित होना।
तो आप देख सकते हैं ये आकार, ये इनका आकार। इसके बाद जो फूल होते हैं, एक बीजपत्री का जो फूल है पुष्पीय भाग सामान्यतः 3 के गुणक में होते हैं, वहीं द्विबीजपत्री के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, पुष्पीय भाग 4 या 5 के गुणक में होते हैं। इनका जो जड़ है, जो मूल है, आप देख सकते हैं रेशेदार जड़ होते हैं, और इनका जो होता है सामान्य मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। तो अंतर आपको स्पष्ट है। देखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो अंतर है, दोबारा से इसको देख लेते हैं। एक बीजपत्री, इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, और द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्र जो है उपस्थित होता है। एक बीजपत्री के अंतर्गत अगर बात करें तो जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं होता है, वहीं द्विबीजपत्री के अंतर्गत अगर बात करें तो जड़ें जो होती हैं विकसित रूप में पाई जाती हैं। द्वितीयक वृद्धि इनमें जो है पाई जाती है। एक बीजपत्री के पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुणांक में होते हैं, वहीं द्विबीजपत्री के जो पुष्प होते हैं इनके 4 या इनके जो भाग होते हैं 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। एक बीजपत्री के अंतर्गत अगर बात करें तो इनके संवहन फूल में कैम्बियन अनुपस्थित होता है। जो संवहन जो फूल होता है इनमें कैबियन जो है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, और इनके संवहन फूल में जो है कैम्बियन उपस्थित होता है। ये पुल है, ठीक है। इसके बाद पुष्पीय पादप के विभिन्न भाग, पौधों के वानस्पतिक अंगों में जड़, तना और पत्तियां सम्मिलित होती है, जबकि पुष्पीय पादपों में वृद्धि के पश्चात फूल, फल, बीज का निर्माण होता है, जो प्रजनन अंग कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। पहला है जड़। इसके बारे में अगर बात करें तो पौधों की मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर, याद रखिएगा, मूलांकुर से होती है। और इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। यह पौधों को भूमि पर स्थित रखती है, भूमि पर जो है खड़े रखती है, सपोर्ट देती है, और मिट्टी से खनिज लवणों और जल का अवशोषण करती है, जो पौधों के अन्य भागों को जो है पोषण उपलब्ध कराते हैं। तो जो जड़ है इनका जो कार्य है आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पुष्प के बारे में अगर देखें, पुष्पीय पादप के जो विभिन्न भाग है इसके बारे में आप अगर देखिएगा तो देखिए ये फ्लावर्स हैं, इसके फूल हैं, ये आपका फल है, ठीक है, ये तना है, ये, और ये आपका क्या है, ये पत्ती है, लीफ है, और ये आपका क्या है, ये कलिका है, ये जो यहां पे खिला हुआ है, ठीक है, बर्ड जिसे बोलते हैं। ये प्राथमिक मूल है, ठीक है, और ये द्वितीयक मूल है जो विकसित हो चुका है। यहां से प्राथमिक से लेकर द्वितीय मूल को मूल तंत्र कहते हैं, और ये जो है जो प्राथमिक मूल के जो ऊपर की हिस्सा है और पुष्प तक के हिस्से को तना तंत्र कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, जलीय पौधों में 2 कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनमें 2 कार्यों की जरूरत नहीं होता है। इस कारण से उसमें जो है मूल तंत्र अल्प विकसित होता है, जैसे हाइड्रेला और सिरेटोफाइलम। तो जलीय पौधों में उपयुक्त 2 कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण इसमें मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम अल्प विकसित होता है। इसके कुछ उदाहरण है हाइड्रेला और सिरेटोफाइलम। जड़ों के विशिष्ट लक्षण क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जड़ें पौधों का अवरोही भाग होता है, ठीक है, जो मिट्टी में नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो अवरोही भाग होता है। पौधे क्या करते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं वो नीचे की तरफ, मिट्टी से नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं, न कि जड़ें पौधे से ऊपर की तरफ। यानी जो मान लीजिए ये सतह है, इधर मिट्टियां हैं, ठीक है, यहां पे ये पौधा है, ये जड़ें जो होंगी यहां से नीचे की तरफ जो है विकसित होंगी। पौधों का भूमिगत भाग होने के कारण जड़ों का रंग सफेद और भूरा होता है। इनका सिरा मूल गोप, याद रखिएगा, इनका जो सिरा होता है मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। जड़ों में एक कोशिकीय रोम उपस्थित होते हैं। इनमें तनों की भांति संधियां एवं पर्व संधियां अनुपस्थित होती हैं। जो जड़ें सामान्यतः प्रकाश से दूर होती हैं, परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पादपों के जड़ तंत्र। पादपों में सामान्यतः 2 प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं। तो पादपों में जो जड़ तंत्र है इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है अपस्थानिक जड़ें, दूसरा है मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ें
अगर इसके बारे में देखें तो ऐसी जड़ें जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर से न होकर पादपीय शरीर के अन्य भाग से विकसित होती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। और इस प्रकार की जड़ों में मूलांकुर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, देखिए ऐसी जड़ें सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ये भोजन संग्रह और सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार से जो है रूपांतरित हो जाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। देखिए भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए जो मतलब की जरूरत है, जैसे कंदिल जड़ें, पुलकित जड़ें, ग्रंथिल जड़ें और मणिकामय जड़ें, तो ये हैं भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए जो जड़ें हैं। इनके जो प्रकार हैं आप ध्यान में रखिएगा। या इसके बाद यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो है, जैसे स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल और आरोही मूल। मूल मतलब जड़, रूट। इसके बाद अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो जरूरत है, जैसे चूसक मूल, श्वसन मूल, अधिपादप मूल और स्वांगीकरण मूल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए जैसे पहला है कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें, इनका मतलब क्या है? ये जड़ें भोज्य पदार्थों के संचयन के कारण फूली हुई और अनिश्चित आकृति की होती हैं, जैसे शकरकंद। शकरकंद क्या है? इनकी ये जड़, एक जड़ है, ये भोज्य पदार्थ के लिए या खाने वाले जड़ होते हैं और इनकी जो आकृति होती है कोई निश्चित नहीं होती है, मोटे पतले हो सकते हैं, फूली हुई होती हैं। इनकी जड़ें जो होता है फूली हुई होती है। इसके बाद है पुलकित जड़ें। ऐसी जड़ें जो मांसल तथा फूली हुई जड़ीय गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है। तो जो पुलकित जड़ें हैं, ऐसी जड़ें जो मांसल तथा फूली हुई जड़ीय गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है, पुलकित जड़ें कहलाती हैं, जैसे डहेलिया, सतावर आदि। इसके बाद ग्रंथिल जड़ें। इस प्रकार की जड़ों में केवल सिरे फूलकर मांसल रूप धारण कर लेते हैं, जैसे में अंबा हल्दी, याद रखिएगा। इसके बाद जो है मणिकामय जड़ें। इसका जो उदाहरण है, मणिकामय जो जड़ें हैं, इसका उदाहरण याद रखिएगा, जैसे में करेला, अंगूर और घास आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये जड़ें थोड़े अगर बात करें तो थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली रहती हैं और संरचना में मड़ियों की माला की तरह होती हैं, जैसे में करेला, अंगूर और घास आदि। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये है कंदिल जड़ें। जैसे जो हम लोगों ने सरकंद का उदाहरण लिया था कि इनका आकृति जो है निश्चित नहीं होता है, मोटे पतले हो सकते हैं, ये खाने वाले जड़ होते हैं। ये पुलकित जड़ों के उदाहरण हैं। ये पुलकित जड़ें जो है आप देख सकते हैं, इनके उदाहरण आप जो है बताइए पुलकित जड़ों के, जैसे डहेलिया और सतावर, ये पुलकित जड़ों के जो है उदाहरण हैं। ये ग्रंथिल जड़ें हैं, इनका फिगर आप देख सकते हैं, ये है मणिकामय जड़ें, मड़ियों के माला की तरह। ठीक है, मड़ियों की जो माला है इनकी तरह जो है, इस मड़ियों की माले की तरह जो है इनकी आकार होती है। इसके बाद यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए अगर बात करें तो इसके जो भाग हैं, स्तंभ मूल। ऐसे पौधे या वृक्ष जिनकी शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं, जो मोटा रूप धारण करके जमीन में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही वृक्षों की शाखाओं को ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इन जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, स्तंभ मूल, ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, जैसे में बरगद, क्या होता है? बरगद के जो पेड़ होते हैं, इनमें क्या होता है कि इस तरह से एक सिरा लटक जाता है जो जमीन में जाकर सड़ जाता है और जमीन के अंदर जाते ही ये रूट का रूप धारण कर लेता है और ये पौधों को जो है सपोर्ट देता है। क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। बरगद, भारतीय रबर और राइजोफोरा, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है अवस्तंभ मूल। ऐसी जड़ें जो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर जमीन में क्रियक रूप में धंस जाती हैं। इस प्रकार के पौधों को जो है अतिरिक्त सहारा प्रदान की जाती हैं, जैसे में मक्का, गन्ना। जो अवस्तंभ मूल जो है इसके जो उदाहरण है, जैसे गन्ना, मक्का। आप गन्ने को देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये गन्ना का पेड़ है, ठीक है, ये गन्ना का पेड़ है। क्या होता है? ऐसी जड़ें जो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर जमीन में क्या होते हैं? तिर्यक रूप में धंस जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं,
जैसे में कि मक्का और गन्ना, इनके जो पौधे हैं ये हैं अवस्था मूल के उदाहरण। आरोही मूल, ये जड़ें कमजोर सहजीवी, ये जो जड़ें होते हैं, आरोही जो मूल होती हैं, ये जड़ें, इनकी जड़ें कमजोर होती हैं, सहजीवी पौधों के तनों की संधियों या पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं, जो पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में ये सहायता प्रदान करती हैं। आरोही मूल के अगले सिरे फूलकर छोटी छोटी ग्रंथियां निर्मित करते हैं, जिससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो तुरंत सूख जाता है, जैसे में टिकोमा, इसके उदाहरण है टिकोमा। सामान्यतः कुछ पौधे जल का भी अवशोषण करते हैं, जैसे पान, काली मिर्च का पौधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें, जैसे पहला चूसक मूल, शकिंग रूट। देखिए ये जड़ें कुछ परजीवी पौधों जैसे अमरवेल, चंदन आदि में उत्पन्न होती हैं, जो पोषक पौधों के ऊतकों में प्रवेश करके भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इनकी जड़ों को चुस्कांग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद श्वसन मूल, ये जड़ें जलीय पौधों की पलावी शाखाओं से विशेष प्रकार के लचीली, हल्की और स्पंजी जड़ें उत्पन्न करती हैं, जिनके अंदर वायु भर जाती है, जो तैरने और श्वसन में सहायता प्रदान करती है, जैसे जूसिया रेपेंस आदि श्वसन मूल के ये उदाहरण है। इसके बाद है अधिपादप मूल, ये जड़ें अधिपादपों में उपस्थित होती हैं, जो पत्तियों के कक्ष से निकलकर वायु में लटकती रहती हैं। ये जड़ें आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक वेलामीन की उपस्थिति के कारण वायुमंडल की आर्द्रता को जो है अवशोषित करती हैं, जैसे आर्किड इसके उदाहरण है। इसके बाद स्वांगिकारक मूल, ये जड़ें लंबी, बेलनाकार और हरी होती हैं, जो तने के आधार से उत्पन्न होकर धरातल पर विस्तृत रूप से ये फैल जाती हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं, जैसे सिंघाड़ा, गुर्छ आदि, जिसे पानी फल भी कहते हैं। तो ये स्वांगिकार मूल के उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मुसला जड़ तंत्र, यानी टैप रूट सिस्टम। मुसला जड़ तंत्र, ऐसी जड़ों में मूलांकुर से एक मुख्य जड़ का निर्माण होता है, जिसके चारों ओर द्वितीयक और तृतीयक जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। इन सभी को मिश्रित कर मुसला जड़ तंत्र कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर मुसला जड़ तंत्र का निर्माण होता है। इन जड़ तंत्रों में मुख्यतः जड़ की पहचान करना असंभव है। ये जड़ें सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। देखिए मुसला जड़ों का जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, जैसे जो मुसला जड़ों का रूपांतरण है, पहला है, याद रखिए, तर्कु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ें और श्वसन मूल। तो पहला है तर्कु रूप, ये जड़ें खाद्य पदार्थों के संचयन के कारण मध्य में मोटी और आधार और शीर्ष की ओर ये संकीर्ण यानी पतली हो जाती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें इनसे ही निकलती हैं, जैसे में मूली का जो पौधा है ये है तर्क रूप, याद रखिएगा। इसके बाद है कुंभी रूप। इन जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोलाकार और मोटा होता है। किस प्रकार का होता है? गोलाकार और मोटा, जबकि आधार की ओर एकाएक पतला हो जाता है। तो इन जड़ों का ऊपरी भाग, इनके जो जड़ का ऊपरी भाग होता है, क्या होता है? गोलाकार होता है और मोटा होता है, जबकि आधार की ओर, जो आधार होता है, आधार की ओर एकाएक पतला हो जाता है, जैसे सलजम, चुकंदर आदि। तो कुंभी रूप के ये उदाहरण हैं। इसके बाद है शंकु रूप। शंकु रूप में क्या होगा? जो पौधे होंगे शंकु रूप के या शंकु आकार के होंगे और इस प्रकार की जो जड़ें होंगी, ऊपर भाग, इन जड़ों के ऊपरी भाग जो होगा वो मोटा, आधारीय भाग संकीर्ण या पतला होता है। तो कैसा होगा? मान लीजिए इस तरह का हो सकता है। जैसे शंकु किस तरह का होगा? तो बताइए, ये जो शंकु होगा इसका ऊपरी भाग जो होगा वो मोटा होगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का होगा, मोटा होगा, और इसका जो आधारीय भाग होगा वो संकीर्ण यानी पतला हो जाएगा। तो ऊपर की ओर मोटा, नीचे की ओर पतला, जो शंकु का रूप धारण कर लेता है। जैसे में गाजर, तो गाजर कैसा होता है? ऊपर की ओर मोटा हो जाता है, नीचे की तरफ जो है पतली होते जाते हैं। तो इन्हें गाजर के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसके बाद है पिंडक जड़ें। पिंडक जड़ें कैसी होंगी? तो दलहनी फसलों में उपस्थित प्राथमिक मूसला जड़ उसकी शाखाएं कई स्थानों पर मोटी होती हैं। ऐसी जड़ें पिंडक जड़ें कहलाती हैं। इसमें असंख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उपस्थित होते हैं, जैसे में मटर, मूंगफली, दाल आदि।
इसके बाद है श्वसन मूल। ये जड़ें दलदली स्थानों में उगने वाले पौधों के मध्य प्राप्त होती है। इन जड़ों में मिट्टी के कणों के मध्य अधिक संख्या में छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें याद रखिएगा, जिन्हें न्यूमेथोडस क्या बोलते हैं, जिन्हें न्यूमेथोडस कहा जाता है, जैसे में राइजोफोरा, सुंदरी और सुनेरेसिया आदि, ये सभी श्वसन मूल के उदाहरण हैं। पुष्ता जड़ें क्या है? पुष्ता जड़ मतलब मजबूत हेल्दी जड़। जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप में होती हैं, हॉरिजॉन्टल रूप में होती हैं और एक साथ मूसला जड़ों और तनों के आधार से विकसित होती हैं, जैसे बादाम, पीपल, रबर का पेड़ आदि, याद रखिएगा। इसके बाद जड़ों के जो कार्य हैं इसके बारे में अगर बात करें तो जड़ों के यानी फंक्शन ऑफ रूट्स, जड़ों के कार्य क्या है? तो जड़ें पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। ये पादपों की स्थिरता को बनाए रखती है, ठीक है। ये मृदा से जल खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों को भोजन बनाने में हेल्प करता है। ये जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जड़ें जो रूट होते हैं और कुछ जड़ें भोजन संचित करने का भी कार्य करती है। इसके बाद तना है। देखिए, तना के बारे में अगर बात करें तो पौधों का ऐसा भाग जो प्रांकुर से निर्मित होता है तना कहलाता है, स्टेम कहलाता है। ये भूमि में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत और प्रकाश की ओर ये वृद्धि करता है। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, ठीक है, यानी ये ऊपर की तरफ और प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तने पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं और शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों का ये निर्माण करते हैं। यह धनात्मक याद रखिएगा, ये जो तने होते हैं ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तनों के विशिष्ट लक्षण क्या है? देखिए, तनों के शीर्ष पर उपस्थित कलिकाएं पौधों की लंबाई में वृद्धि करती है। ये पौधों का आरोही भाग है जो सामान्यतः भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर विकास करते हैं। इनमें शाखाएं, पत्तियां और पुष्प निकलते हैं। बड़े तनों में पर्णहरित अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तनों के प्रकार, तना के 3 प्रकार हैं, भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भूमिगत तना के बारे में देख लेते हैं। तने का वह भाग जो सुषुप्त अवस्था में भूमि के अंदर रहता है भूमिगत तना कहलाता है। कुछ पौधों में भूमिगत तने भोजन के संचय का जो है फूड स्टोरेज के रूप में कार्य करते हैं। इन तनों में पर्णसंधियां, पर्णकलिकाएं, सल्क पत्र उपस्थित होते हैं, जैसे में हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन आदि। इसके बाद भूमिगत तनों का जो रूपांतरण है इसके बारे में अगर बात करें तो भोज्य पदार्थों के संचयन के कारण ये फूलकर मोटे और मांसल हो जाते हैं। तने आकार और भूमिगत स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो तने के प्रकार हैं, आकार और भूमिगत स्थिति के आधार पर इनको निम्नलिखित प्रकार से जो है विभाजित किया गया है। जैसे पहला क्या है? पहला है प्रकंद। देखिए, प्रकंद के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये जैसे अदरक को आप देखिए, ये प्रकंद के उदाहरण है। मोटे और श्यान तने होते हैं। प्रकंद जो होते हैं ये मोटे और श्यान तने वाले होते हैं, जो मिट्टी के सतह के नीचे क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली रूप में वृद्धि करते हैं और इसमें सिरे पर उपस्थित अग्रस, याद रखिएगा, इसमें जो प्रकंद जो होता है इसके सिरे पर उपस्थित अग्रस्त कलिकाओं के कारण यह शाखा रहित या शाखा युक्त हो सकते हैं। कभी कभी इनकी निचली सतहों पर पतली सी अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, जैसे में अदरक, हल्दी, केला आदि प्रकंदों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप यहाँ पे अदरक को देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका शाखाएं, शाखाएं यानी ब्रांच मतलब सूट्स। ये जो शाखाएं होती हैं ब्रांच या सूट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ये है आपका तने के भाग, ये जो इस तरह का होता है ये तने के भाग हैं। ये आपका गांठ है और ये जड़ें हैं जो रेशे के रूप में निकले हुए हैं, ठीक है। ये प्रकंद के उदाहरण है। प्रकंद के उदाहरण है अदरक, हल्दी, केला आदि। इसके बाद है दूसरा अस्थम कंद, जैसे आलू, इसके उदाहरण है। आलू को आप देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका तना, ये है शाखा, ये है जड़ जो रेशे की तरह निकला हुआ है। जो स्तंभ कंद होते हैं ये भूमिगत तने भोज्य पदार्थों के संग्रह के कारण शीर्ष भाग पर फूलकर मोटे हो जाते हैं और इनकी सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आंख कहा जाता है, आइज कहा जाता है, आइज,
ठीक है। प्रत्येक आंख पर एक सल्क पत्र और प्रसुप्त कलिकाएं होती हैं। इन्हीं कलिकाओं के माध्यम से वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जिन पौधों से कंद निर्मित होता है वह मृत हो जाता है, परंतु बचा हुआ कंद नए पौधों को जन्म देता है, जैसे आलू। जब आलू को आप बोइएगा तो जो पुराना आलू है जिनसे मतलब कि नए पौधों का जन्म होता है, वो पौधा जो है, वो जो आलू है वो समाप्त हो जाता है, मृत हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके बाद सल्क कंद। इस प्रकार का तना बहुत छोटा होता है और चपटा होता है, जो उग कर कभी ये जो सल्क कंद होते हैं जब ये ग्रोथ कर जाते हैं, जो उग जाते हैं, उग कर कभी भी भूमि पर ये नहीं आ पाता है और ये सामान्यतः बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों से मिलकर जो है निर्मित होते हैं, जो जल और भोज्य पदार्थों का संग्रह करके ये मांसल हो जाते हैं, गुद्देदार हो जाते हैं। और इन तनों की बाह्य परत शुष्क सल्क पत्र की तरह होती है, ड्राई सल्क पत्र की तरह होती है, जो आंतरिक परत में स्थित मांसल पत्तियों की रक्षा करते हैं। इन जड़ों के आधार से अपस्थानिक जड़ों के गुच्छे विकसित होते हैं, जैसे लहसुन, प्याज। ये सभी सल्क कंद के उदाहरण हैं। इसके बाद है घन कंद। ये वास्तव में प्रकंद का संघनित रूप है, जो भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। इसके कुछ पौधे अधिक मात्रा में तन्ने के आधार पर भोज्य पदार्थों का जो है संचयन करते हैं, मतलब कि इकट्ठा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों के आधार अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। इसे घन कंद कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अरबी। अरबी जो है ये है आपका गांठ, ठीक है, जो इस तरह का धारीदार होता है, गांठ होता है। ये सल्क कण होते हैं, सल्क पण होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं। और ये जो है आपका घन कंद का उदाहरण है अरबी, तो याद रखिएगा। इसके बाद सल्क पत्रों के कक्ष में कक्ष कलिकाएं जो है उपस्थित होती हैं और आधार से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, जैसे में अरबी, जिमीकंद इत्यादि। इसके बाद अर्ध वायवीय तना। देखिए अर्ध वायवीय जो तना है, जब किसी तने का आंशिक भाग भूमि में और शेष भाग वायु में होता है, तब ऐसे तने अर्ध वायवीय तने कहलाते हैं। इनके पौधों में वर्धी प्रजनन के माध्यम से नए पौधों का निर्माण होता है, जिन्हें विसर्पी कहा जाता है। अर्ध वायवीय तने का जो रूपांतरण है, पहला है ऊपरी भूस्तरी। देखिए इस प्रकार के तने लंबे, पतले, कमजोर होते हैं, जो भूमि के ऊपरी सतह के समानांतर रूप में फैले रहते हैं। इनके तनों में उपस्थित पर्व संधियों यानी इंटरनोड्स जो होते हैं, इनके ऊपरी और निचली सतह से शाखाएं व अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, जैसे दूब, घास, मर्सिलिया आदि। इसके बाद है भूस्तरी। इस प्रकार के तनों के आधार से एक पार्श्व शाखा जो है विकसित होता है, जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, जैसे कपास, पैसिफ्लोरा आदि। इसके बाद भूस्तरिका। देखिए ऊपरी भूस्तरी के समान भूस्तरिका भी पत्तियों के कक्ष से क्षैतिज रूप में विकसित होता है, लेकिन इनके पर्व यानी इंटरनोड्स अपेक्षाकृत छोटे और मोटे होते हैं, जैसे में जलकुंभी इत्यादि। इसके बाद अंत भूस्तरी। देखिए इन तनों में भूस्तरी के समान एक पार्श्व शाखा जो है होता है, जो ऊपर की ओर त्रियक रूप में वृद्धि करती है। यह भूस्तरी की अपेक्षाकृत छोटे यानी स्मॉल होते हैं, जैसे में गुलदाउदी, पुदीना आदि के उदाहरण आप देख सकते हैं। इन्हें अंत भूस्तरी के अंतर्गत जो है रखा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है वायवीय तना। यहां से जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।